हेलो फ्रेंड्स, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज हमने इस पॉलिसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो आपको यहाँ से देखने के बाद कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 2020 की ये पहली पॉलिसी नहीं है, इससे पहले 2 और एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। एक आई थी 1968 इंदिरा गांधी जी की सरकार में, जो उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, और दूसरी आई थी 1986 राजीव गांधी जी की सरकार में। तो ये 2 पॉलिसीज़ पहले आ चुकी हैं। उसके बाद तीसरी ये 2020 की है, जो लगभग 34 सालों के बाद आई है। तो फ्रेंड्स, एक अमेंडमेंट भी हुआ है राजीव गांधी की सरकार में, जब 1986 की पॉलिसी आई थी, उसमें 1992 में, जब हमारी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो देखा जाए तो 34 साल बाद आई है ये, और 1986 का ही एक नया रूप लेकर आई। तो इसको कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, या किसकी अध्यक्षता में ये पॉलिसी लाई गई थी? तो वो थे के कस्तूरी रंगन। के से है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में, जो पहले इसरो के चीफ थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं आगे। पहले MHRD थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब उसे MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। पहले 10+2 का कॉन्सेप्ट था। 10th के बाद 2 साल की +2 मतलब 11th, और फिर 12th, 1 साल की 11th, 1 साल की 12th। लेकिन अब वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जो 5+3+3+4 ये रूप ले चुकी है। तो अब हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, पहले क्या होता था, बच्चे की मतलब पढ़ाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेती थी वो 6 साल से लेती थी, लेकिन अब वो 3 साल से ले रही है। 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो तभी से मतलब उसकी देखरेख होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब वो 3 साल जो कम किए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो प्री स्कूल और आंगनवाड़ी से लिए गए हैं। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं 5+3+3+4 की पॉलिसी को। तो सबसे पहले जो 5 साल के हमारा आता है फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, और एट लास्ट सेकेंडरी स्टेज। तो पहले हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं। तो ये पूरा सरकार का कॉन्सेप्ट 3 से लेकर 18 साल तक का है। फाउंडेशनल स्टेज 3 से लेकर 8 साल, जिसमें से 3 साल तो प्ले के होंगे, जहाँ पे वो प्री स्कूल या आंगनवाड़ी ज्वाइन करेगा बच्चा। उसके बाद जो 2 साल बचे वो क्लास 1 और क्लास 2 में काम आएंगे। कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सारा एक्टिविटी बेस्ड ही लर्निंग होगी। बच्चों को बैक के बर्डन से मुक्त करने के लिए ये हमारी फाउंडेशनल स्टेज रखी गई है, जिसमें बच्चा फ्रीली आएगा और फ्रीली जाएगा। जो भी करेगा स्कूल में करेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे डिपेंड होगा सब। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। तो ये भी 3 साल की है, क्योंकि 5+3, तो ये सेकंड 3 है। इसमें एज 8 से 11 वाले बच्चे होंगे, जिसमें 3 क्लासेस कवर होंगी, क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th। इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो रखा गया है वो मदर टंग का, रीजनल लैंग्वेज का, मतलब ये रखा गया है कि 5वीं तक बच्चे को सिर्फ उसकी मदर लैंग्वेज में, उसकी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। कोई भी उसको लैंग्वेज के लिए इम्पोज ना करे, फोर्स ना करे। बच्चा अपने ही मातृभाषा के अनुसार पढ़ेगा, इंग्लिश पर जोर ना दिया जाए। उसके बाद आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज 11 to 14 साल तक के बच्चों के लिए है, जो क्लास 6th, 7th और 8th ये 3 क्लासेस के लिए है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट वोकेशनल एजुकेशन का लाया गया।
अगर क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स 5th क्लास तक बच्चे को किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, तो वो है मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में। उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किस क्लास में लाया गया, तो वो क्लास 6 से लाया गया। भले ही 3 साल तक है बट स्टार्टिंग क्लास 6 से आएगी और फिर 7th 8th तक। और एक और कोडिंग का कॉन्सेप्ट, वो भी मिडिल स्टेज में लाया गया। उसके बाद जो थर्ड है वो है सेकेंडरी, जो हमारी एज 14 to 18 है। और इसमें बच्चा 2 कैटेगरी में, इसको भी 2 फेसेस में डिवाइड किया गया है, एक तो 9th 10th और एक 11th 12th। फ्रेंड्स एक बात और कि ICT कॉन्सेप्ट या कोडिंग जो है वो मिडिल स्टेज में लाया गया, मतलब कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज बच्चे को दी जाएगी। अब सेकेंडरी की, तो इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया है, क्लास 9th 10th और क्लास 11th 12th। मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, बच्चा अपने हिसाब से कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज चूज़ कर सकता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मल्टीलिंगुअल, मल्टी सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी, ये सब इसमें फॉलो किया जाता है। तो इससे क्या होगा, देखिए बच्चे के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। जैसे अब तक क्या होता था, आर्ट्स या ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, ये सब होता था। अब यहाँ पर बच्चा अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ चूज़ कर सकता है। मान लीजिए एक फैशन साइड वाला बच्चा है, अगर वो फिज़िक्स लेना चाहता है तो उसको कोई मना नहीं करेगा, वो ले सकता है अपनी इच्छा से। अगर कोई बेकिंग में है, शेफ़ वाला रोल कर रहा है और वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी डोर्स आर ऑल ओपन। सो कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चा अपनी अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है सब्जेक्ट्स को, इसलिए मल्टीपल सब्जेक्ट बोला गया है। और क्रिटिकल थिंकिंग जिससे ऑटोमेटिकली ही डेवलप हो जाएगी, मतलब कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं होगी यहाँ पर। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, एक साथ ना लेकर 2 बार एग्ज़ाम लिए जाएंगे। उसके बाद करते हैं, +2 तक हो गई, अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन फ्रेंड्स 3 और 4, मतलब आप कितने भी साल की कर सकते हो। वैसे 3 और 4 का हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो एक देखिए, अगर 1 साल आपने पार कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, 2 साल कर लिया तो एक डिप्लोमा, 3 साल एक डिग्री और 4 साल एक रिसर्च। उसके बाद एक बेनिफिट और है कि आप री एंट्री कर सकते हैं। री एंट्री का मतलब यहाँ ये है कि अगर सपोज़ आपने 1 साल किया, सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद आप किसी वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं और आप उसके 2-3 साल बाद या दोबारा आना चाहते हैं कभी भी, तो आपको फर्स्ट ईयर में ना एडमिशन लेकर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक इस बार बेनिफिट दिया गया है सबको। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी की प्लस पॉइंट है। अब है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन देखा जाए तो 1 साल या 2 साल की है। और ये फ़र्क क्यों है, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन 3 साल की है, मतलब डिग्री तक, तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन है 2 साल की। लेकिन जिन्होंने भी पूरा रिसर्च तक किया है 4 साल का, तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ 1 साल की ही होगी। तो ये ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने MPhil मास्टर्स इन फिलोसफी कोर्स को पूरी तरह से ही बंद कर दिया है, और उसके अलावा जो PhD है उसको 4 साल का कर दिया है। अब बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल्स में क्या हुआ है, जो ये अपने आप ही फीस मैक्सिमम कर देते थे, तो वो भी गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि आपका ये क्राइटेरिया है, इससे आप ऊपर नहीं बढ़ा सकते। तो ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए हुआ है। एक चीज़ और, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं वो अब आ सकती हैं, लेकिन टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ को ही हमारा कंट्री बुलाएगा यहाँ पर, ताकि जो बच्चे हाई लेवल से या हाई यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपने ही इंडिया से ही यहीं बैठकर ही पढ़ पाएंगे। तो देखिए रिज़ल्ट में क्या चेंजेस हुए हैं। रिज़ल्ट में पहले क्या होता था, बच्चे को सिर्फ मार्क्स बेस्ड असेसमेंट दी जाती थी, जितने उसके मार्क्स आए हैं उसी हिसाब से उसका स्किल चेक किया जाता था कि हिंदी में इसको इतनी नॉलेज है, इंग्लिश में इतनी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतनी है। लेकिन अब उसके साथ एक कॉन्सेप्ट सेल्फ असेसमेंट, उसके क्लासमेट से भी असेस किया जाएगा और टीचर भी असेसमेंट करेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इस बेस पर बच्चे का पूरा रिज़ल्ट
हम बना पाएंगे। मेन बात थी रिपोर्ट कार्ड कि रिपोर्ट कार्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट में होगा, मतलब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा कि किस बच्चे में कितना स्किल है। तो अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ पॉइंट्स भी हैं, तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जो इम्प्लीमेंट किया जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, तो वो है हिमाचल प्रदेश। और इसको ऑल स्कूल जो हैं इंडिया के वो 2022 तक इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसा क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट है, दिस NEP 2020 सिस्टम contributes directly to transform our nation into an equitable and vibrant knowledge society by providing हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। तो फ्रेंड्स, ये NEP 2020 का एक एम है कि ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा किस चीज़, ताकि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके हमारे नेशन में, जिससे हर बच्चे को एक इक्वलिटी सा फील हो और एक अच्छी नॉलेज उनको मिली, हाई क्वालिटी की एजुकेशन उन सबको मिले। उसके बाद इसका एक एम ये भी है कि जो हम पहले GDP 3% शिक्षा पर लगता था, वो अब 3 से लेकर 6% हो जाएगा। उसके बाद इंस्टेड ऑफ एग्ज़ाम बीइंग हेल्ड एवरी ईयर, स्कूल स्टूडेंट्स विल ओनली अटेंड द स्कूल्स एग्ज़ाम इन क्लास 2, 5 एंड 8। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट और सेकंड में तो कोई एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, तो इसमें भी जो क्लासेस हैं सेकंड, 5th और 8th, जो हमारा जब एक लेवल एक स्टेज ख़त्म होगी तो उसके लास्ट में ही एग्ज़ाम को फॉलो किया जाए। उसके बाद ये है, जो भी एग्ज़ाम बोर्ड्स वगैरह होते थे या बच्चों की असेसमेंट होती थी, वो एक असेसमेंट बॉडी है परख नाम से, वो असेस करेगा, जिसकी फुल फॉर्म ये है परफॉर्मेंस। P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू एंड A से एनालिसिस, ऑफ K से नॉलेज, फॉर H से होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एक परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक असेसमेंट बॉडी है जिसे एसेस या एस्टेब्लिश परख नहीं किया है। तो मेन बात मिड डे मील की थी। तो मिड डे मील में अब पहले सिर्फ लंच का एक ऑर्डर था, 12 साढ़े 12, जब भी छुट्टी होने से पहले 10 साढ़े 10 उनका आई थिंक ब्रेक होता था। तो मिड डे मील दिल्ली में और हरियाणा में जितने बजे भी उनका ब्रेक होता है वहाँ पे लंच प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है कि MPhil जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है, उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है, दिस MPhil मास्टर्स इन फिलॉसफी। नेक्स्ट, NEP 2020 को किस बिल के द्वारा जारी किया गया है, वो है NHEB, ये बिल का नाम है। तो इसके द्वारा NHEB NPE 2020 को जारी किया गया है, जो कि है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। अब कुछ उद्देश्य की बात करें तो पहला तो ये कि 2 करोड़ जो बच्चे बाहर हैं उनको आउट ऑफ बैक टू स्कूल लिया जाएगा, ये अपनी तरफ से है। बाकी इसमें से हम देखते हैं 2030 तक जो है 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक जो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, और 2 स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना है, ये वही बात हो गई। अब उसके बाद 2030 तक माध्यमिक स्तर पर हमें EFA यानी एजुकेशन फॉर ऑल का एक लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट में, और एक ही 2030 तक 3 से 18 जो आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को क्वालिटी वाली गुणवत्तापूर्वक या समय विशेष शिक्षा प्रदान की जाए, ये भी एक उनका टारगेट है। और 2035 तक जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि MHRD एक MOE हो गया है, तो उसके जो पहले शिक्षा मंत्री हैं वो कौन बने हैं, रमेश पोखरियाल। उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ एक ही रेगुलेटर है जिसे हम बोलते हैं HECL, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देश में शोध और रिसर्च को बढ़ाने के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की गई है जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब करिकुलम को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए NETF ने एक वर्चुअल लैब बनाई है, तो वो है करिकुलम।
तो नेक्स्ट है 2025 तक फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमेरेसी स्किल को नेशनल मिशन के माध्यम से बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। किस साल तक? 2025 तक। यूजीसी की स्थापना, ये कुछ अलग से पर्टिकुलर क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। यूजीसी की स्थापना कब हुई? 1956 में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। नेशनल लिटरेसी मिशन को 5 मई 1988 में लाए गए। कौन सी सरकार द्वारा? राजीव गांधी। एनसीटीई की स्थापना 1995। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 88। तो इसके बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे, फिर वहाँ बात करेंगे। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई और इग्नू की स्थापना 1985 में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है इग्नू के एग्ज़ाम्स के लिए इग्नू के भी बारे पढ़कर जाना, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्थापना कब हुई? 1985 में, 1985। अब बात करते हैं NCERT एक NCPFE CCE ये डेवलप करेगा, जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल है अप टू ईयर्स 8। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। एक कॉमन NPST, ये पुराना क्वेश्चन है, मैंने बस वैसे ही इसमें पुट कर दिया। आपको अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। एक कॉमन NPST मतलब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, NCTE डेवलप करेगी। कब? 2020 तक। तो अब तो फ़िलहाल 2021 आ चुका है, बट फिर भी आई जस्ट इंक्लूडेड इट। किसकी मदद से? NCERT, SCERT और काफ़ी एक्सपर्ट्स की मदद से। तो ये नेक्स्ट है न्यू NCFTE। NCFTE क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ये फॉर्मुलेटेड किए जाएंगे NCTE द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा। किसकी मदद से? NCERT की मदद से। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जो एजुकेशन है वो इंडिया में कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का एक सब्जेक्ट है, और स्टूडेंट्स इस पॉलिसी से इनका टारगेट ये है कि एक स्किल में तो अडेप्ट यानी निपुण होंगे ही होंगे, और मेन फोकस मदर टंग का किया गया है, रीजनल लैंग्वेज का। बाकी स्कूल्स की अपनी चॉइस भी है, अगर कोई उसको इंग्लिश मैंडेटरी करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे चाइना के स्कूल्स में क्या होता है, उनकी इंग्लिश इसलिए वीक है क्योंकि चाइना के स्कूल में चाइनीज़ पढ़ना मैंडेटरी है, तो वो बाकी लैंग्वेज में इतना फोकस नहीं कर पाते, ऐसा वहाँ होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको चॉइस दी है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स वाले ऐसे करना चाहते हैं तो वो उनके ऊपर है। बाकी एक टीचर्स ट्रेनिंग भी हमने वो 4 साल की रखी गई है। और एक चीज़ और कि इस बार डिपार्टमेंट हर चीज़ के अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें सिलेबस का अलग, सैलरी वगैरह का अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अलग, रिजल्ट बनाने के लिए जैसे हमने पढ़ा परख। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं। और एक चीज़ और रहती है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, तो वो ये है एक हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे HECL जो हमने कहा था, बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक ये सेटअप किया जाएगा किस चीज़ के लिए? रेगुलेट करने के लिए हायर एजुकेशन को। द काउंसिल्स गोल विल बी टू इंक्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100% तक करना है। तो इनके 4 वर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। तो ये फंक्शन करेगा एज द कॉमन या सिंगल पॉइंट रेगुलेटर। क्वेश्चन भी आया था कि सिंगल पॉइंट रेगुलेटर कौन सा है, तो वो NHERC था। किस चीज़ के लिए? फॉर द हायर एजुकेशन के लिए, जिसके अंदर टीचर एजुकेशन इन्वॉल्व होगी। इट हाउ एवर एक्सक्लूड्स मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। तो ये मेडिकल और लीगल एजुकेशन को नहीं देखेगा। वर्टिकल 2 है नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC। तो एक मेटा एक्रीडिटिंग बॉडी है जो बेस प्राइमली किस पर करेगी? हमारे बेसिक नॉर्म्स पर या पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर पर, गुड गवर्नेंस पर, और जो भी उसके आउटकम्स होंगे उस पर। तो इट विल बी कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट एक्रीडिटिंग इंस्टीट्यूशन जो सुपरवाइज्ड एंड ओवरसीन बाय NAC इटसेल्फ। तो अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल जो फंडिंग और फाइनेंसिंग के लिए है, आर द वाइटल फॉर इंस्टीट्यूशन टू वर्क स्मूथली
and Higher Education Grants Council, the third vertical under HECL, will facilitate financing and funding to genuinely deserving institution, maintaining transparency to ensure fair. तो फ्रेंड्स ये मेन बस इसका यही याद रखिए कि भाई ये फंडिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो भी होगा वो ये HEGC हमारा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल देखेगा. लास्ट है वर्टिकल 4 जनरल एजुकेशन काउंसिल to pursue greater students learning outcomes in best educational delivery. तो जनरल एजुकेशन काउंसिल हमारा 4th वर्टिकल जो है वो HECL के अंडर मतलब इस चीज़ का चार्ज लेगा कि ताकि बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है वो बेटर हो. वो कैसे होगा? जब हम उसको बेस्ट एजुकेशन देंगे. तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसके अंडर आएगा. इट विल फॉर्म अ थॉटफुल क्राइटेरियन एंड डिसाइड द एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स फॉर वेरियस इंस्टीट्यूशन. Along with that, the GEC will also be responsible for creating NHEQF. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है NHEF, तो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई है. तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को. थैंक यू फ्रेंड्स. टेक केयर. बाय बाय.